नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आज ज्योत्सना जी लखनऊ से अपने कहानी के पिटारे से जुड़ी हुई हैं और पथगामिनी परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है ज्योत्सना जी। बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन, वेलकम। और श्रोतागण का नमस्कार। श्रोतागण अगर जुड़ने धन्यवाद वाले आपका, हैं, धन्यवाद आपका। जुड़ेंगे, सुनेंगे, सबको मेरा बहुत-बहुत नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। मैं ज्योत्सना जी अफ़सोस है मुझे कि ज्योत्सना जी से बहुत देर से मैं मिली, पता नहीं क्यों और क्यों छूटी रहीं, ये सब ऊपर वाला ही जानता है, कब किससे मिलवाना है, वही जानता है। आज ज्योत्सना जी मिली हैं मुझे और पिछले 1 हफ्ते से मिली हैं केवल। जबकि जिज्ञासा जी की ये फ्रेंड हैं और जिज्ञासा जी मेरे पटल पे कई बार आ चुकी हैं। आप लखनऊ से हैं और बता दूँ कि काफ़ी होनहार और सुप्रसिद्ध आप साहित्यकार हैं। आपके बारे में अगर हम बताने लगे, तो बहुत लंबा-चौड़ा परिचय होगा और हालाँकि थोड़ा तो बताएँगे ही, क्योंकि बहुत लंबा बताने से क्या होता है, हमारा समय चला जाता है कहानी का, लेकिन इतना बताऊँगी जितना ज़रूरी है। आप हिंदी साहित्य से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मेरे समकक्ष, मेरी तरह से आप भी हैं, मैं और आप दोनों बराबर। और आप जो हैं, बहुत सारे सम्मानों से नवाज़ी गई हैं। श्राद्धेय सम्मान, विश्व हिंदी रचनाकार मंच से काव्य अमृत सम्मान, केजी साहित्य सम्मान, साहित्य सारथी सम्मान, एलसीडब्ल्यूडब्ल्यू कहानी प्रतियोगिता में 23 और 24 दोनों ही बार आप प्रथम पुरस्कार पा चुकी हैं। बहुत बढ़िया। मातृ भारती लघु उपन्यास प्रतियोगिता में आपके उपन्यास है सुलोचना, उसमें आपने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। कभी आपको उपन्यास का कुछ अंश पढ़ने के लिए भी आपको आमंत्रित मैं करूँगी। और वनिता पत्रिका में कहानी प्रतियोगिता में भी आपको संतान पुरस्कार मिला है। आप अखिल भारतीय उत्थान परिषद सम्मान से साहित्य श्री सम्मान प्राप्त हैं। आप सारंगा नाम से लघु कथा संग्रह भी आपका प्रकाशित हुआ है और अभी प्रकाशित होने वाला है पन्नी, बहुत खूबसूरत नाम है। और आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं आहा जिंदगी, दैनिक जागरण, नवभारत, टाइम्स, अमर उजाला, रूपायन, कथाक्रम, वनिता, सरिता, एचपीएस पत्रिका, सोच विचार, विभोग, स्वर, कितना पढ़ डालूं वो बहुत लंबा चौड़ा है और काफी ज्यादा आपकी तमाम कह सकते हैं अधिकाधिक पत्रिकाओं में आपकी कहानियां प्रकाशित होती रही हैं और अभी भी हो रही हैं। उसके अलावा और बहुत बड़ी बात यह है कि आपके पिट्सबर्ग अमेरिका की ई पत्रिका सेतु में भी अनेक बार रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। और उसके अलावा आपके जो इंडिया वॉच चैनल पर आप काय पाठ कर चुकी हैं। एआर एफएम बरेली, एआईआर लखनऊ से लोक कथा 4 बार कहानी पाठ कर चुकी हैं आप। आपका साक्षात्कार भी रेडियो पर हो चुका है और गाथा ऐप से कहानी पाठ भी कर चुकी हैं आप। और क्या बोलूं मैं, आप दूरदर्शन लखनऊ में आपका इंटरव्यू भी प्रसारित हो चुका है और आपके कहानियों का नाट्य मंचन भी हुआ है। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे मंच पर सभी एक से एक सुप्रसिद्ध कहानीकार इस बार जुड़ रहे हैं। वैसे तो इसके पहले आपको बता दूं, ज्योत्सना जी की सूचना के लिए, कि 67 एपिसोड कहानी पहले हो चुकी है। बीच में हमने गैप किया जी, 67 एपिसोड और 175 176 काव्य पाठ एकल, तो ये सब एकल हो चुके हैं। लेकिन बीच में मैंने गैप कर दिया था, थोड़ा सा एक रस होने लगा था, लेकिन अब फिर से मैंने ये कहानियों के पिटारे से करना शुरू किया है। इसमें आपका ये चौथा क्रम है, क्रम संख्या चौथा है। आपने फोटो ऑफ कर दिया है, वीडियो ऑन कर लीजिए मैम। ज्योत्सना जी वीडियो ऑन, हाँ ठीक है। तो अब मैं आपका परिचय श्रोता जी गण को दे चुकी हूँ। आपको मैं स्टूडियो में, पथगामिनी के स्टूडियो में, मंच पर श्रोतागण के साथ छोड़े जाती हूँ। और जैसा कि मैं कहती हूँ हंसकर कि बुलौआ तो दे चुकी हूँ, लेकिन लाइव बुलौआ देना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे घर में कोई प्रोग्राम होता है, एक बार बुलौआ दे दिया जाता है, नाव के थ्रू लाइन जाती है, लेकिन घर का कोई व्यक्ति जिस दिन प्रोग्राम होता है, दौड़-दौड़ के कहता है, "चलना है आंटी, चलना है चाची, चलना है अंकल, चलना है ना? आइए, आइए प्रोग्राम शुरू हो गया।" तो अब मैं यही काम करने जा रही हूँ। तो आपको मैं श्रोतागण के साथ छोड़ी जाती हूँ और सबको ज़रा बुलौआ दे दूँ, यानी सबको शेयर कर दूँ पटलों पे, ग्रुपों में। बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सुनिए, कहानी का रसास्वादन लीजिए। आपकी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी आज मुझे, हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद।
अब मैं जाती हूँ पटल के पीछे। थैंक यू सो मच। आप शुरू कर दें। पथगामी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं ज्योत्सा सिंह लखनऊ से हूँ। जैसे अभी अभी मंजुला जी ने मेरा परिचय जितना दिया है वो आप सबको मिल ही चुका है, तो मैं और कुछ भी बात ना करते हुए उनके दिए बुलौवे पे आगे बढ़ती हूँ और अपनी लघु कथाओं से आपका शुरुआत करवाती हूँ कि मैं अपनी पहली लघु कथा पढ़ रही हूँ जिसका नाम है इल मैनर्ड। सूजी, I love you. To hell with your love. Why, सूजी? तुम इतना इल मैनर्ड बंदा मैं तुमसे लव करेगा? सारी जिंदगी तुम्हारा टॉवेल बेड से हटा हटा करके चिक चिक करेगा। नो, तुम्हारे जैसे टपोरी से मेरे को शादी नहीं बनाना। तुम तो बस अंडा ब्रेड बेचो और वो एंड्रो है ना, एंड्रो, उससे शादी बना लो। गाइस प्रॉमिस, मैं कभी भी टॉवेल बेड पे नहीं डालेगा और अपना शू, वो भी शू रैक में ही रखेगा। तेरे लव के लिए कुछ भी करेगा ये पीटर। तू नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। देख, किसी भी वक्त कुछ भी खाता है, किसी भी समय कुछ भी पहनता है। घड़ी देख, देख जरा टाइम क्या हुआ है। अभी नून हो रहा है ना, और तू है कि अभी भी स्लीपिंग सूट में ही घूम रहा है। अक्का गोवा का चक्कर तू स्लीपिंग सूट में ही लगाता है। याद कर उस रोज रिची की पार्टी में उसने क्या किया था। क्रिसमस पार्टी दी थी और तू क्या पहन के आ गया था। याद कर वो बीच वाला ड्रेस, जबकि उसने ब्लैक टाई इवेंट रखा था। होल लाइफ मुझे सबके सामने अपना हंसी नहीं बनवाना रे बाबा। बट सूजी, लव तो बाय नेचर एंड ट्रू नेचर होता है ना। उसका भला इतने नियमों से क्या काम। यस, देन लुक एट द नेचर। कैसा हर वेदर के साथ ट्री और लाइफ का कॉम्बिनेशन होता है। बात करता है नेचर का। लाइफ वही होता है मिस्टर पीटर जिसमें डिसिप्लिन और मैनर हो। आई डोंट लाइक इनडिसिप्लिन्ड एंड इल मैनर्ड लाइफ, सो आई रिफ्यूज योर लव। कहते हुए सूजी ने अपना रास्ता बदल लिया। आज सूजी 60 साल की हो चुकी है। अकेली पार्क में बैठी मुर्गियों को दाना खिला रही। बगल की बेंच पर बैठे सार्जेंट ने मुर्गियों को डांटते हुए कहा, ओ हेलो, पहले क्यू बनाओ और अपनी बीक क्लीन करो, फिर दाना खाना। या सुन, सूजी ने सार्जेंट को झटकते हुए कहा, मिस्टर सार्जेंट, ये बर्ड हैं, आपकी आर्मी नहीं जो पहले क्यू बनाए फिर इन्हें खाने के लिए आए। इन्हें लाइफ एंजॉय करने दीजिए मिस्टर सार्जेंट। सार्जेंट ने सूजी के चेहरे पर अपनी नजर गड़ाते हुए कहा, नो, लाइफ मीन्स मैनर्ड। लुक एट मी सूजी, आई एम पीटर, योर इल मैनर्ड बंदा। धन्यवाद। ये थी मेरी पहली कहानी इल मैनर्ड। ये लघु कथा थी, इसे कहानी नहीं कहेंगे। अब मैं अपने जो मेरी सारंगा पुस्तक आई है लघु कथाओं की, उससे आप लोगों को एक दो लघु कथाएं सुनाती हूँ। इस लघु कथा का नाम है बेहतर। सूनी हवेली का गर्द भरा आंगन और ठंडा भड़क सूनी हवेली का गर्द भरा आंगन और ठंडा पड़ा चौका फागुन आते ही आपस में बातचीत शुरू कर देते। दर्द दोनों का एक ही था, मगर फिर भी दोनों का आह आड़े आ रहा था। गर्द भरे आंगन ने अपना पुराना वक्त बखानते हुए कहा, त्योहार में साफ सफाई और लीप पोत के बाद मेरा रूप किसी दुल्हन से की तरीके से होता था।
गेरू और चूने से सजा सवरा मैं खूबसूरती के सारे आयाम पार कर लेता था। अब क्या कहूँ, मालिक जब से शहर जा बसे हैं तब से मैं तो सच में बदसूरत ही हो गया हूँ। चौके ने ठुनकते हुए कहा, अरे तुम्हारे रूप से कहीं ज्यादा बेहतर मेरा रुतबा होता था। मेरा तो कोना कोना केसर और केवड़े के पकवानों से महकता था। पूरी बहर बहर महक जो होती थी ना, पूरी जगह फैल जाती थी। और सुनो, खुशबू का मजा तुम भी तो लेते थे। अरे मैं तो पूरे घर की जान थी जान। तुम तो बस लीपे पोते जाते थे, मैं तो सबके मुख में स्वाद की गंगा बहाती थी। अब आंगन कैसे पीछे रहता, आखिर वह भी तो अपना एक खास अस्तित्व तो रखता था। वह फिर बोला, हाँ ठीक है ठीक है, पर लाल गुलाबी नीले पीले रंग के गुलाल तो मुझ पर ही गिरते थे ना। मैं कितना फबता था उस सब से। होली क्या होती थी बहन रसोई, या तो मेरे आंचल में ही पता चलता था। मेरे दामन में तो होता था भैया खाना और खजाना। गुजिया कचौरी पूरी आलू, क्या भंडार होता था। कहती हुई रसोई दोहरी हुई जा रही थी। पड़ोस के आंगन से आती त्योहार की आहट को महसूस करते हुए उन दोनों के ही अपने गुजरे वक्त की तीस याद कर रहे थे। आहा की आवाज यहाँ बुलंद थी। उस वक्त किसका कितना बेहतर समय था, यह साबित करने के लिए बेवजह ही दोनों बतिया रहे थे। तभी आंगन के कोने में लगे नीम ने फिजा में शीतल हवा का झोंका दिया और बोला, दोस्तों दोस्तों खुद को और बेहतर बनाने की दौड़ में दोस्तों खुद को और बेहतर से बेहतर बनाने की दौड़ में ही तो बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। रसोई और आंगन दोनों ही अब नीम की ओर मुखातिब हुए। नीम ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा, देखो मालिक गांव से खुद को बेहतर जिंदगी देने के लिए इस शहर में आए तो उनका गांव छूट गया और पीछे छूट गए बाकी सब लोग। अब जब मालिक के बच्चों ने खुद को और बेहतर जिंदगी देने चाही तो उनका छूट गया ये शहर। अब जब बेहतर से और बेहतर की ललक बढ़ती है तो शहर के बाद शहर छूटते हैं, फिर देश छूटते हैं, फिर अपने सगे संबंधी छूटते हैं और साथ ही छूट जाते हैं ये रंग बिरंगे त्योहार। अब तीनों एक दूसरे को प्यार से निहारते हुए अपनी ही जगह पर एक दूसरे में सिमट जाना चाहते थे। ये थी लोक कथा बेहतर। एक और लोक कथा पढ़ती हूँ, उसके बाद में कहानी पढ़ूंगी। इस लोक कथा का नाम है सेल्फ रिस्पेक्ट। सूखी हुई घास को मैं तर करने का प्रयास कर रही थी, जबकि मेरा मन सब कुछ जानकर इससे भी कहीं ज्यादा सूख गया था। तभी वह फाइल लिए गेट खोलकर बेधड़क अंदर घुसती चली आई। मुझे वहां देखकर उसके बढ़ते कदम ठिठक गए और वह अचकचाते हुए बोली, अरे आप आई मीन गुड मॉर्निंग। ना चाहते हुए भी मैंने उसे त्योरियां चढ़ाकर देखा और सामने नीम पर बने घोंसले की तरफ देखते हुए कहा, शायद ये मेरा ही घर है। वह इस सब के लिए तैयार ना थी, अतः उसने मौन का सहारा ले लिया और पैरों से वहां की सूखी मिट्टी को कुरेदने लगी, मानो खुद को
आने वाले सवालों के लिए तैयार कर रही हो। नीम के पेड़ पर लिपटे मनी प्लांट की ओर इशारा कर मैंने उसके ऊपर अपने शब्द बाण चलाए। किसी का सहारा आपको मनी प्लांट तो बना सकता है, पर नीम जैसी शीतलता या उसकी शीतल छांव नहीं दे सकता। मनी प्लांट घोंसला नहीं बना सकता। अब तक की सिंचाई ने घास को कुछ हिस्से के सूखेपन को जैसे राहत दी थी, कुछ कुछ वैसी ही राहत अपने तीखे प्रहार से मुझे भी मिल रही थी। अब तक वह भी वाकयुद्ध के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। प्रत्युत्तर में उसने अपना स्वर तेज किया। मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूं, किसी का भी सहारा नहीं लेती। आप जो कहना चाह रही हैं उसमें भी सहारा मुझे नहीं, सर को चाहिए था। मेरे ख्याल से आपकी नींद कुछ ज्यादा ही कड़वी है। इस उत्तर से मैं तिल मिला गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, पति पत्नी का रिश्ता कभी नीम तो कभी शहद जैसा होता है, पर जिंदगी का मरहम होता है पति पत्नी का रिश्ता। अब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ने उसके व्यक्तित्व पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और वह फाइल टेबल पर रख तेज कदमों से गेट के बाहर चली गई। तर होती घास से अब सौंधी सी महक आने लगी थी। तिनका मुंह में दबाए पंछी भी अपने घोंसले को मजबूती बढ़ा रहा था, अपने घोंसले की मजबूती बढ़ा रहा था। अब ये एक छोटी सी कहानी है जिसका नाम है इंतजाम। ये पढ़ती हूं मैं। ये कहानी है, इस कहानी का नाम है इंतजाम। मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ। प्रभावशाली आकर्षक वाचन किसने, पथिगामिनी से आया, और मेरे ख्याल से मुझे और कोई अभी कमेंट्स दिखे नहीं है, तो मैं किसी को धन्यवाद नहीं कह पा रही हूँ। आने वालों का सभी का धन्यवाद है। और कहानी शुरू करती हूँ। इंतजाम। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एहसास हुआ कि चढ़ते वक्त तकलीफ का सामना करना पड़ता है, शरीर को जोर लगाना पड़ता है और उतरते वक्त एक हल्का पंसा रहता है। या विज्ञान का कोई नियम हो सकता है, किंतु मेरा तजुर्बा तो मुझे बस यही सिखाता है कि ऊपर से नीचे उतरो तो हल्का तन मन लेकर के ही आओगे। हॉल में डाइनिंग टेबल पकवानों से बिछी पड़ी थी और उसकी खुशबू और भव्यता को देख खुद को पीछे धकेलने से रोकती रही, किंतु मन था कि वह उसी घरौंदे से जाकर मुझे पुकारने लगा, बहू या लो 12 रोटी केर आटा आए, जाओ और एका बना के रख दो। पर अम्मा जी ये तनी कम लग रहा है। कम नहीं है, हम तो एमा 15 रोटी बना दी, तुम कल लेके आई हमका सिखावन लगी हो। अम्मा जी कल एक रोटी कम पड़ गई थी, वो छोटे भैया ने 3 खा ली थी। अरे तो का भा, हमका कम दे देती हूँ, हम गम खा लेते अपने लड़का के लिए। अरे अम्मा जी हम ऐसा कुछ थोड़ी ना कह रहे हैं, जाओ फिर बना ले। थोड़ा सा रुकते हुए बोली, अच्छा हिया आओ, नीकी गृहस्थी कैसे चलाई जाए थे एक मंत्र तुमका सुनाई। एकदम कान के पास आकर वह बोली, सुनो, तरकारी तनी कम स्वाद केर बनाओ करो, देखो फिर आटा कैसे पूरा हो जाए। घर में ईश्वर का दिया सब कुछ था, कमी थी तो बस उनकी नीयत की। वह अल दर्जे की कंजूस महिला थी।
कंजूसी का आलम यह कि उनकी साड़ी के पैबंद धीरे धीरे उनकी धोती को एक नया रंग रूप दे दिया करते थे। बाबूजी के बाद दोनों बेटों ने सब कुछ उन्हीं के हाथ में रखते हुए उनका मान तो रखा ही रखा, साथ ही उनकी कंजूसी का भी उतना ही मान रखा। नई नवेली खाते पहनते घर से एक समृद्ध घर में मैं आई थी। यह अलग बात थी कि उस घर की चौखट के भीतर की सोच बहुत ही कंगाली थी। उनका दिया आटा तसले में लिए मैं हिसाब लगा रही होती कि कैसे इतने में इनकी बताई संख्या पूरी करूं, कि तब तक वह तेल नून मसाला लिए सब्जी की मात्रा बताकर किसी और चीज को संभालने में लग जाती। रोज ही आधे अधूरे पेट में पूरा परिवार खुश रहता था। बात ने तो तब बिगड़ना शुरू किया जब देवरानी आ गई। अम्मा जी के ऐसे व्यवहार को देखते हुए उसने अलग रहने का फरमान सुना दिया। अब अम्मा जी को काटो तो खून नहीं। वह बोली, सुन लो, जो अलग हो गई तो कुछ हो न दे गृहस्थी से। उसने भी पलटवार किया और कहा, पिता की संपत्ति में बेटे का हक होता है, कोर्ट से ले लूंगी। उस दिन उन्होंने मुझसे पहली बार अपना दिल खोला और बोली, बहू, पैसा कमान इतना आसान नहीं होता। तुम्हारे ससुर ने बहुत मेहनत करी रही, तब यह पैसा कमाया है। हम दोनों जने होटल में दूसरे के जूठन साफ करित रहें और सारे दिन डांट खाइत रहें। हम साल भर बड़ी मुश्किल से एक एक पैसा बचाओ और इनका पूरा 100 रुपया करके दीना। वही से ही चाय के सामान खरीदिन, हम चाय बनाई और ये सामने वाली बजरिया में घूम घूम के चाय बेचेला। फिर किस्मत हमार साथ दीनीस और रोज रोज चढ़त उतरत बखत के साथ हम चाय के बाद सब्जी और वही के बाद किराना स्टोर तक पहुंच गए। तुम्हारे ससुर हमेशा कहत रहे कि हमारी जोड़ी भाई पूंजी जिंदगी भर का सुखद बनाईस है। वही हमारी कंजूसी कबो बुरा नहीं मानत रहे, कहत रहे गृहस्थी ऐसे है चलत। वह आंसुओं से भीग रही थी, फिर भी बोलती रही, हम कंजूस नहीं हैं, बोला हमारा परिवार वह दिन ना देखे जो हम देखे हैं। यह मारे सब कुछ सिरजत रही थे। ना जाने किस दर्द से उस रात वह गुजरी कि अगली सुबह उनकी सास उनका साथ छोड़ गई। आज उनकी 13वीं है। पंडित जी ने कहा, उनकी आत्मा अतृप्त ही इस धरती से गई है, उनके लिए भोज ऐसा करो ताकि उनको मुक्ति मिल सके। उनके बेटों ने उनकी आत्मा के लिए शांति के लिए आज एक विशाल 13वीं का भोज का इंतजाम किया है। ये कहानी थी इंतजाम। टाइम तो अभी बहुत है, तो मैं एक लघु कथा और सुनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों एक भी कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं। अब ये कहानी जो है, अभी आप लोगों ने जो सुनी है अवधी भाषा की थी। अब मैं अगली लघु कथा जो सुना रही हूं उसका नाम है हृदय की आंखें। स्वाद आज भी तेरे हाथों में है कमाल का, वारी चमेली, थरिया में तरकारी बहुत है, अपनी रोटी ले आओ साथे खाए ले थे। सुखिया ने ढलती उम्र का प्रेम जताते हुए अपनी घरवाली से कहा। एक पैर से लाचार चमेली चूल्हे के घेर से रोटी निकाल सुखिया के प्रेम का मान रखने बैठ गई। पहला निवाला मुंह में डालते ही की आवाज आई और वो लकड़ी तेज उठ खड़ी हुई। खा ले फिर जाना, यू थरिया छोड़ के उठना कोनो ठीक बात ना है। अरे थरिया अकेली कहाँ है, तुम बैठे तो हो, तब तक तुम खाओ,
कहकर वह टक टक करती हुई उस आवाज की तरफ बढ़ गए। सुखिया चौके से ही उसे अम्मा को लघुशंका से निवृत्त कराते हुए देखता रहा और उसके वापस आते ही बोला, एक बात बताओ चमेली, अब तुम इतना अम्मा के सेवा काहे करती? तेरे हृदय में कभी उनके दिए घाव रिश्ते नहीं है? सच कहूं तो बहुत रिश्ते हैं। सूना घर आंगन काट खाने को दौड़ता है। अच्छा तो फिर तू बिना खट खाए के इतनी सेवा करत रहा तो? और कैसे कर लेती हो यह सब? 5 बरस हो गए लकवा खाए इनका अम्मा का, पर हम तुम्हारे मुंह से कबो उफ नहीं सुने। हमका तो यादो नहीं कि कितने बरस भय हमका बांझ भय। तू बांझ नहीं थी, वो भी इन्हीं के कर्म थे। ना वो गुस्से में सीढ़ी से तुझे धकियाती, न तेरा गर्भ गिरता, न तू लंगड़ी होती, और ना ही तू बांझ होती। कहते कहते सुखिया का चेहरा तमतमा उठा। तुम कर्म की कह रहे हो तो ये ऊपर वाला आखिर से ना देखो। जब तुम कर्म की बात कर रहे हो तो ऊपर वाली आंखें से ना देखो, अपने हृदय की आंखें से देखो। ये कर्म की गति है तो हमका खट खाए नहीं करन दे। कर्मन का लेखा जोखा भगवान धरती पे पूरा करत है। कहते हुए वे तैश में आए सुखिया के मुंह में रोटी का निवाला डालने लग गई। बहुत हो गई अवधि में। अब आते हैं अगली लव कथा पे, जिसका नाम है गेम। सुरैया बी का नाम पूरे घर वालों की जुबान पर हर वक्त रहता था। वजह यह कि इस कुनबे की सबसे बड़ी बेगम है। सबके लिए हर वक्त हर हाल में हाजिर रहती है। उनके शौहर जहीर भाईजान 7 भाई बहनों के खानदान में सबसे बड़े हैं। अल्लाह का दिया सब कुछ है। जो खाली रह गया वह है सुरैया बी की गोद। सुरैया बी में कोई कमी नहीं है, यह बात भी अरसा पहले डॉक्टर ने एक रुक्के पे लिख के दे दी थी। जहीर भाई काबिल थे तो डॉक्टर की लिखी बात को अपनी पेशानी से लगाकर चुपचाप भाई बहनों के अतफाल पर अपनी निगाहें करम करने लगे। सुरैया भी हंसते हुए जिंदगी की हर फिक्र बावर्ची खाने के धुएं में उड़ाने लगी। ईद, बकरीद, यौम पैदाइश, किसी की भी दावत हो, सब मौज मस्ती करते या अपने बच्चे संभालते। सुरैया भी खुश होकर सबकी पसंद की देगची चढ़ाती। किसी के लिए शीर कोरमा तो किसी के लिए तीखा सालन। कोई कम मिर्च का खाता तो उसके लिए वैसी ही पकाती। अपने अधूरेपन की कसक लिए वह चुप रहती। किंतु आज बात उस वक्त बिगड़ गई जब छोटी ननद की सहेली इल्मी ने आकर उनसे कहा, भाभी जान, अगर आप औलाद नहीं पैदा कर सकती तो मेरी बेवा बहन का ही निकाह जहीर भाई से हो जाने दीजिए। वह दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मेरी बहन में आप वाली कमी भी नहीं है। या वह दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मेरी बहन में आप वाली कमी भी नहीं है। यह सुनकर सुरैया बी के हाथ से शाही टुकड़ा गरम चाशनी में एकदम से छूट गया और छलक कर चाशनी की कुछ बूंदें उनके हाथ पर आ गिरी और उनकी बंद नजर यकायक खुल गई। भीतर बड़े कमरे में दावत जोरों पर थी। मेहरी आकर नाश्ते की खाली तस्तरी भरने लगी। वह जैसे ही लेकर चली, सुरैया बी ने तश्तरी उसके हाथों से ले ली और बैठक में जा पहुंची। बैठक में सभी गेम खेलने में लगे हुए थे। गेम भी ऐसा था कि सामने लगे टीवी स्क्रीन पर
बहुत सारे परिंदों की तस्वीरें लगी थी, जिससे अपना पसंद का परिंदा चुनकर बताना था कि वह उनके जोड़े से कैसे मैच करता है। दूल्हा ने मोर को चुना और बोले, हमारी बेगम को ठुमकना बेहद पसंद है, इसलिए हमें तो मोर पसंद है। हमारी बेगम बिल्कुल मोर की तरह ठुमकती हैं। देवरानी ने तोता पसंद करते हुए कहा, हमारे मियाँ तो एक बात की रट पकड़ के रहते हैं, तो रट कर ही रह जाते हैं, चाहे वो प्यार की हो या तकरार की। तो हमें तो भाई मियाँ मिट्ठू पसंद है। जहीर भाईजान ने मुर्गी चुनते हुए कहा, मुझे तो यही सबसे खास लगती है, क्योंकि मेरी बीबी अंडे से ज्यादा लजीज मुर्गी पकाती है। इसी के साथ सभी को देखते हुए वो मुस्कुरा उठे। अब तक चुप बैठी सुरैया भी उठी और इल्मी को देखते हुए स्क्रीन तक जाकर गिद्ध पर उंगली रखते हुए बोली, मुझे क्या पसंद है, मुझे ये पसंद है, कैसे मेल खाता है मेरे शौहर से, अभी बताती हूँ। ये थोड़ा डरपोक मिजाज के होते हैं, साथ ही चिड़चिड़े भी होते हैं, नजर तेज पर पंजे कमजोर होते हैं। पता नहीं क्यों, पर इनकी नस्ल खत्म होती जा रही है। वैसे हुकूमत इनकी जरखेजी बढ़ाने के लिए कई प्रयास कर रही है। स्क्रीन पर अब भी परिंदों की तस्वीरें थीं, पर सुरैया बी के हाथ पर चाशनी के फफोले फूट कर बह चले। अगली लव कथा है जामुन। सात वर्ष से इस जिंदगी में मैं पिछले 17 वर्ष की किसी पुरानी इमारत के नीचे दफनाई हूं। जब से मैं शांतनु की दुनिया में आई हूं, तब से मेरी अपनी दुनिया किसी भंवर में फंसकर डूब गई है। दूसरी ही सही, पर मैं अच्छी पत्नी बनने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। फिर भी शांतनु को जब तक शिकायत हो ही जाती है। फेरे पर लिए वचन को मैं पूरी शिद्दत से निभा रही हूँ। दीदी के शांतनु को अपना बनाकर मैं हर तरह से खुश हूँ। आज भी ये सब याद ना आता यदि घर के सेवक निब्बा दादा ने ब्रेकफास्ट के वक्त टेबल पर काले काले जामुन न लाकर रखे होते। उन्हें देखते ही मैं मिसेज शांतनु ना रहकर उसकी जमुनिया रानी बन गई। साथ ही जा पहुंची अपनी 17 बरस की बाली उम्र में, जहां गाय भैंस हाँकता हुआ इंजीनियर मुझे देखकर खड़ा मुस्कुरा रहा है। मैं कुलाचे भरते हुए उसके पास जा पहुंची। इंजीनियर, हमारी जमुनिया लाए? उसने उसे बेफिक्री से कहा, काहे, अकेले काहे लेने जाए? अब तुम आई हो मेरी जमुनिया रानी, तो चलो पेड़ तक। जब तक हम तुम्हारे लिए जामुनी तोड़ेंगे, तब तक तुम हमारे गोरू देख लेना। उसी टेबल पर बैठी बैठी मैं उसके साथ उसकी जमुनी रानी बनकर जामुन के पेड़ तक चली गई। ये मेरी कच्ची उम्र का पक्का प्यार था। हम दोनों जामुन के उस पेड़ के नीचे कई बार अपना घरौंदा बना चुके थे। मेरे बापू भी इंजीनियर को पसंद करते थे। इंजीनियर कहीं का इंजीनियर नहीं था, वह तो उसके बापू का सपना था कि वह अपने बेटे को इंजीनियर बनाए। गरीब के सारे सपने पूरे हो, यह तो किसी किताब में नहीं लिखा है। उसकी माँ को जाने कौन सी बीमारी लग गई कि उनकी 2 बीघे की जो खेती थी वह सब भी रहन हो गई। बाप मजदूरी करते हुए चल बसा और इंजीनियर गांव भर के गोरू चराकर अपना पेट का फुल पाटने लगा। दीदी शुरू से ही ताई जी के साथ शहर में रहती थी, पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी और सुघड़ थी। उनका ब्याह भी उनकी पसंद से ही शांतनु के साथ हो गया था। शांतनु बहुत नियम कायदे की जिंदगी जीने वाला बड़े आर्किटेक्ट ऑफिसर थे। राघव को जन्म देने के वक्त दीदी चल बसी और फिर बहुत से उतार चढ़ाव के बीच ताई जी ने राघव को मेरी गोद में डालते हुए मुझे शांतनु के पल्ले से बांध दिया। मेरा अल्हड़ देसीपन शांतनु की सांड में पट्टा लगाता था। मुझे सभ्यता का नया पाठ पढ़ाया जाने लगा। शांतनु सबका घर बनाने में अपना दिन रात एक करते थे।
मैं उनका और दीदी का घर बनाने के लिए खुद को जमुनिया से शांतनु की जैस्मीन बना लिया था। मिट्टी का घरौंदा बनाने वाले इंजीनियर आर्किटेक्ट के महल में आज अचानक ही डाइनिंग टेबल पर सांस लेने लगा और शांतनु वेल मैनर के साथ ब्लैकबेरी खाने लगे। थैंक यू। एक कहानी पे आते हैं। वक्त रहा तो और बहुत वक्त। इस कहानी का नाम है कशकौल। समंदर की नगरी से लौटकर आया तो पाया कि अभी गोमती के शहर में अपनी निर्मलता को बरकरार रखा है। यह अलग बात थी कि भाईचारे में वो पहली वाली बात नहीं रही थी। पापा ने भी चौक का घर बेचकर गोमती नगर में नया ठिकाना बना लिया था। मेरा ऑफिस भी शहीद पथ के उस पार है। अब पुराना लखनऊ सिर्फ जहन में कहीं बहुत भीतर फंसकर रह गया है। वक्त का मसला ऐसा है कि 5 दिन कमाने में तो 2 दिन सोने और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में ऐसे चुपके से गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता कि कब हफ्ता रुका और कब फिर से चल पड़ा। आज एक ही फोन ने दिल के सारे बंद दरीचे खोल कर रख दिए। आपकी जरूरत है। तुम जी कहो, प्लीज मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ, कुछ बोलो तो। आज शाम मिलकर बात कर सकते हैं। जी जरूर कर सकते हैं, बताओ कहाँ आ जाओ। टीले वाली मस्जिद। जी। उसके छोटे से जी के बाद डिस्कनेक्ट हुए फोन ने मेरे दिल के हर तार को झंझना दिया। इनाया, यही नाम था जो कुछ अरसा पहले तक हर वक्त मेरी जबान पर खजूर की मिठास सा बना रहता था। उसके अब्बा को एक बार कहते सुना था, अल्लाह का दिया तोहफा है मेरी बिटिया, तभी तो मैंने इसका नाम इनाया रखा है। मैंने झट से गूगल करके उसके नाम का मतलब देखा तो पाया इनाया अल्लाह का तोहफा। उसी वक्त भगवान से उसे अपने लिए मांग बैठा। जानता था कि मैं अपने इष्ट देव से इतना आसान वर तो नहीं मांग रहा हूं। फिर उसी दिन ऐसा लगा कि जैसे प्रभु ने मेरी सुन भी ली। ठाकुरगंज की उस व्यस्त गली से किसी भी वाहन को आसानी से निकालना किसी करतब की तरह होता था। मैंने अपनी स्कूटी निकाली ही थी कि उसकी अम्मी ने कहा, बेटा दिलीप, जरा इनाया को टीले वाली मस्जिद तक पहुंचा दो। जी जरूर चाची जी, कहते हुए वो मेरे दिल ने इतनी जोर से अंगड़ाई ली कि मुझे लगा मेरा सीना बाहर से मुड़कर दोहरा हुआ जा रहा है। मैं स्कूटी से कपड़ा निकालकर उसके सफेद रंग को थोड़ा सा और चमकाने लगा। वैसे ये कार्य मेरे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था, पर उसके लिए कुछ भी करने की बुद्धि नहीं थी। दिल की सुननी थी और दिल इस वक्त कह रहा था कि तुम्हारे मन की मुराद पूरी होने को है तो क्या तुम उसे गंदी गाड़ी पर बिठाओगे। सिर झटकते हुए खुद से ही बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मेरा हाथ तेजी से गाड़ी की सीट साफ कर रहा था और वो मेहंदी रंग के सलवार कुर्ते में मलमल का दुपट्टा ओढ़े मेरे पास आकर बोली, चलिए स्कूटी को इतना चमकाने से कोई फायदा नहीं, या ठाकुरगंज है, कोई भी प्यारा सा निशान आपकी गाड़ी पे चस्पा कर चला जाएगा। कहते हुए हंस दी। मैं बेवजह खिसिया सा गया। सारे रास्ते में बोलता रहा, मैं उसे महसूस करता रहा, उसके इत्र में भीगता रहा। मस्जिद पहुंचकर उसने वहां अगरबत्ती जलाई, न जाने क्या मन्नत मांगी और एक धागा दीवार के कोरों में बांध दिया। मैं बाउंड्री के उस तरफ खड़ा बस उसे देख रहा था कि उसने इशारे से मुझे बुलाया। मैंने भी इशारे से पूछा, क्या मैं? उसने फिर से इशारा किया कि सिर ढक कर आइएगा,
मैंने जेब से रुमाल निकाल कर सिर पर बांध लिया और उसके करीब जा खड़ा हुआ। उसने एक धागा मेरे हाथ में दिया और इशारा करते हुए कहा, मेरे लिए दुआ करिए और इसे वहां भीतर जाकर बांध दीजिए। मैं जैसे उसके हाथ के रिमोट की तरह ऑपरेट हो रहा था। नहीं पता बंद आंखों में मैंने उसके लिए क्या दुआ की थी, पर अपने भगवान का शुक्रगुजार जरूर हो गया था। लौटते वक्त उसने मेरे कान के बिल्कुल करीब आकर कहा, दुबई से हामिद आ रहे हैं। कौन? सच्ची आप ना बिल्कुल बुद्धू हो। मेरे फूफी के बड़े वाले बेटे हैं, आप जिनके साथ क्रिकेट खेलते थे। अरे उसका नाम तो हिप्पी था। अरे वाह, तो पहले अब्बू उसे चिढ़ाने के लिए बुलाते थे, फिर वही नाम सबकी जुबान पे चढ़ गया। अच्छा, वह तो मेरा भी दोस्त है। जानती हूँ, आप दोनों छत पर खेलते रहते थे, वो अभी क्रिकेट। इतना कहकर वो फिर खिलखिला उठी। गुदगुदी मुझे भी हुई, पर मैं बस मुस्कुरा दिया। बात पूरी तरह से खत्म भी नहीं हो पाई थी और हमारा घर आ गया। हफ्ते भर में आते जाते रास्ते में टीले वाली मस्जिद और कल्याणगिरी मंदिर दोनों के आगे बड़ी श्रद्धा से माथा झुकाता। 8वें दिन ही उसका रिश्ता पक्का होने की मिठाई माँ ने मुझे खिलाई। मुंह में रखते ही गल जाने वाली राधेलाल की दूध की बर्फी ने मुझे जला कर रख दिया। समझ में नहीं आया कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। अभी तो दुआ मांगी थी, कबूल ना होती पर कोशिश करने भर का मौका तो मिलता हमें। मेरी आस्था पर गहरा प्रहार हुआ था। मेरे लिए उससे मिलना कोई मुश्किल काम नहीं था। हम एक दूसरे के घर बचपन से बेरोक टोक आते जाते थे। हमारे पारिवारिक रिश्ते थे। हम होली और ईद साथ गले मिलकर मनाते थे। रिश्ते की बात सुन कई बार कई बहाने से मैं उसके घर गया, किंतु ना तो वो मुझे उदास दिखी और ना ही परेशान दिखी। उल्टे वह मुझे पहले से ज्यादा खुश दिख रही थी। किसी न किसी बहाने से अपने दुबई सेटल होने की बात जरूर करती रहती। कहती कि माना कि लखनऊ बहुत याद आएगा, किंतु दुबई की तो बात ही अलग है जनाब। जब हम ठाकुरगंज की तंग गलियों से निकलकर दुबई की चौड़ी चौड़ी सड़कों पर अपना चिकन का दुपट्टा लहराएंगे, तब हम तुमको तस्वीरें जरूर भेजेंगे। मैं भीतर ही भीतर दरक कर रह जाता। दिल कर रहा था कि कह दो, इनाया हमने भी कई इम्तिहान दिए हैं, किसी न किसी का नतीजा तो मेरे लिए नौकरी का बुलावा लेकर आएगा ही। तब तक रुक जाओ, मैं तुमको वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाह रही हो। मैं अपने सारे शब्द घोट कर रह जाता। कहता भी कैसा। जेब में बाप की कमाई की कुछ सिक्के दुबके रहते, हाथ में नौकरी की अर्जियों से भरा कशकौल था। उसकी शादी रईस परिवार में हो रही थी, वह भी विदेश की धरती पर, जो शायद उसका सपना रहा होगा। इनाया की शादी की तारीख रखी गई और मुझे मुंबई में नौकरी में चयनित होने की खबर मिली। एक बार सोचा हिम्मत करके बता दूं कि इनाया अब मुझे भी पंख मिल गए हैं, तुम मेरे साथ उड़ान भरो ना। पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसकी खुशी और पड़ोसी रिश्ते का मान रखने की खातिर खुद के अरमानों को मसल दिया। शायद मेरे भीतर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी बात उसके सामने रख पाता। मुझे याद है कि यह सब करते हुए बहुत दर्द हुआ था मुझे। मैं चाहता तो कुछ दिन बाद मुंबई जा सकता था। ऑफिस में रिपोर्ट करने के लिए अभी भी मेरे पास 10 दिन का वक्त था। मैंने ऐसा नहीं किया और उसकी रुखसती से पहले मैंने अपना सामान बांध लिया। एहसास हो गया था कि मैं नहीं हूं उसके दिल में। दूल्हे का नाम सुनने के बाद ही समझ गया था कि हामिदी उसकी पसंद है। शाम की ट्रेन से जाने से पहले उसे बस एक बार देखने के लिए उसके घर गया। पता चला उसका ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट है। वह वहां चली गई। उसे मुबारकबाद दिए बिना ही चला आया। दिल ऐसा कुछ करना भी तो नहीं चाह रहा था। शहर छोड़ते वक्त न मंदिर न मस्जिद कहीं भी सिर नहीं झुकाया, ना ही सजदा किया। समय के साथ सब कुछ भूल गया था। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए उसके साथ इकलौती स्कूटी यात्रा को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया था।
आज उसके फोन ने सारे घाव खोल दिए। इस वक्त ऐसा लगा जैसे पुराने घाव पर सूखी पपड़ी चिटक कर फट गई हो, कोई तो मरहम लगा दे। दोपहर के फोन के बाद से शाम को आने में आज पूरे 7 बरस लग गए। 5 बजते ही अपनी सफेद होंडा सिटी कार में बैठकर टीले वाली मस्जिद के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसके लिए फूल खरीदे। शादी के बाद पहली बार मिल रहा हूं, सो कुछ तोहफा तो देना चाहिए। वैसे भी अपने लोगों से मिलने भला कोई खाली हाथ जाता है क्या, जो मैं चला जाता। आखिर वह मेरी अपनी ही तो थी। कितने ही विचार दिल में हिलोरे ले रहे थे, क्यों बुलाया है इसने मुझे, भला मुझसे क्या काम आन पड़ा। तभी कानों में उसके शब्द फिर से गूंजे, मुझे बचा लो। दिल तेजी से धड़का, माथे पर पसीना आ गया। सोचने लगा कहीं हामिद उसे मारता पीटता तो नहीं है, कहीं मुझे लेकर शक तो नहीं करता। लेकिन मैं तो इनाया से खुद ही दिल की बात नहीं कह पाया था। कहीं उस इकलौते सफर का जिक्र तो इनाया ने हामिद से नहीं कर दिया, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। सोचा कह दूंगा हामिद से कि मेरा इनसे कोई भी वास्ता नहीं है। यह सब सोचते हुए कार के मिरर में खुद की शक्ल देखकर दिल ने कहा छी। जैसे दिल ने धड़कना बंद कर दिया, कोई वास्ता नहीं है, छी छी छी। धड़कनों को फिर से चलाने के लिए सीने पर हाथ फेरा और छलक आए पसीने को रुमाल से पोंछने लगा। रास्ता रास्ता खत्म हो चुका था। मैं कार पार्क करने के लिए सही जगह तलाश रहा था और वह मस्जिद की दीवार से टिक कर खड़ी हुई दिखाई दी। पीला चिकन का कुर्ता, हरा चूड़ीदार और हरा दुपट्टा लिए वह गेट के पास खड़ी थी। मुझे देखते ही फफक पड़ी और बोली, आपकी दुआओं में बड़ा असर है, मेरे लिए एक बार फिर से मत मांग दीजिए। हामिद का एक्सीडेंट हो गया है, आपने दुआ की थी तभी वह मुझे मिले थी, नहीं तो अब्बा कभी हामिद से मेरा निकाह नहीं होने देते। वो मुझे खुद से इतना दूर भेजना ही नहीं चाहते थे। वो जिस दिन आपने मन्नत का धागा बांधा था ना, उसी दिन अब्बा ने हामिद से मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। वह आंसुओं से चेहरे भिगोती चली जा रही थी और बोलती जा रही थी। मैं आवाज सा खड़ा उसे सुन रहा था। अपना रुमाल सिर पर बांधते हुए मैंने उसके हाथ से मन्नत का धागा लिया और उसे दीवार के बीच बने खाने में बांध दिया। फिर दुआ की कि हे ईश्वर, मेरी इनाया का भ्रम बनाए रखना। उसकी उम्मीद के धागे को बांध जैसे ही बाहर आया, सामने खड़े फकीर ने अपना कशकौल मेरे आगे बढ़ा दिया। मैंने चंद सिक्के हामिद के नाम के डाल दिए। वह पूरी उम्मीद के साथ वापस जा रही थी और मैं एक उम्मीद का दामन थामे प्रार्थना कर रहा था। ये थी कहानी कशकौल। कशकौल जो सूफी संत होते हैं, जो वो जिस चीज में वो भिक्षा लेते हैं, उस पात्र को कशकौल कहा जाता है। तो उसी पात्र से रिलेटेड ये मेरी कहानी थी, जो वनिता मैगजीन में विजयी हुई थी। तो बुक सही में एक आधी और कहानी पढ़ देती हूँ। ये एक लोक कथा है जिसका नाम है आई एम नॉट इंट्रोवर्ट। आई एम नॉट इंट्रोवर्ट। सर, आप बातें बहुत करती हैं, आपसे कमी करती हूँ। मेरा तो काम ही शब्दों की नापतोल करना है। जानती हूँ, कुछ नहीं जानती, तो जनवा दीजिए, कभी मिलिए। अच्छा, मिलकर क्या होगा? आपको भाषा विज्ञान सिखाऊंगा। सुनिए, आपकी टीचरी ना हम पर नहीं चलने वाली। वैसे मिलने वाले जब चाहे तब चले आए। अच्छा, तो ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा? जी, मेरे शहर में हमेशा आपका स्वागत है।
अच्छा, आ जाऊंगा तो घर बुलाइएगा। जी क्यों नहीं, इट्स माई प्लेजर। ओके, बट आपका शहर बहुत दूर है। अब ये तो आपकी प्रॉब्लम है। वैसे मन बना लीजिए तो इतनी भी दूरी नहीं है। साल भर हो गया है उससे चैटिंग करते हुए। बस एक बार मैसेज कर दूं तो कब घंटा बीत जाता है पता ही नहीं चलता। उससे बड़ी आत्मीयता सी हो गई है। वह भी बातें करते हुए मर्यादा का पूरा ध्यान रखता है। मैं भी अपने दबे कुचले अरमान उसे मैसेज करके निकाल लेती हूँ। सामने से किसी से बात करनी हो तो वैसे ही मेरे होंठ सिल से जाते हैं। सब मुझे इंट्रोवर्ट कहते हैं, पर शायद मैं ऐसी हूं नहीं। आज मेरी रूह उस वक्त फना हो गई जब उसने मैसेज किया, सुनिए, कहिए, आपके शहर में हूं, अपनी लोकेशन भेजिए, आपसे मिलना चाहता हूं। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं तो आज आपके शहर में हूं। लिखकर मैंने फोन फ्लाइट मोड पर लगा और खुद से कहा, आई एम नॉट इंट्रोवर्ट। ये थी एक कहानी। और एक कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है पूरे चांद का दाग। सहरा में उगता और ढलता दोनों ही सूरज वातावरण में रेत के कणों को कुछ ज्यादा ही चमकीला बना देते हैं। राजबन्ना सा विलायत से पढ़कर आए थे, आज बापू सा से जिद करके बड़ी मंडी खुद ही माल उतारने चले गए। जब ऊंटों का कारवां बड़ी मंडी में मिर्च की खेप उतारकर गांव की तरफ वापस जा रहा था, तभी बन्ना सा को किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। ऊंटों की तेजी से चाल से उड़ती रेत के बीच में उन्होंने अपने कान सतर किए और उस तरफ अपने ऊंट को मोड़ दिया जिस तरफ से रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। अपनी ही मस्ती में चलते कारवां ने राजबन्ना सा के ऊंट के मुड़ने की सुध ही ना ली। बन्ना सा जितना आवाज के पीछे करते, आवाज उतनी ही दूर चली जाती। नए खून की गर्मी ने उन्हें वापस मुड़ने से मना कर दिया। वह अपनी ही तेजी से मरीचिका के पीछे बढ़ते चले गए और वह उतना आगे बढ़ गए कि उस ऊंचे टीले के करीब जा पहुंचे जिसके पास न जाने की हिदायत चलते वक्त बापू सा ने दी थी। तब तक सूरज भी आसमान के भीतर साए में जा छुपा था और पूनम का चांद अपनी स्निग्धता बिखेरने लगा था। उसी धवल चांदनी में बन्ना सा को वह नजर आई। उसका रूप इतना मोहक था कि जब उसने अपने घूंघट की ओट से झांका तब क्षण भर को शशि पूनो भी लजा गया। राजबन्ना सा के तो होश ही उड़ गए। उन्होंने अपना ऊंट उसके करीब लाकर रोक दिया और पूछा, हु आर यू? आई मीन, आप कौन हैं? उसने अपने चूड़े को निहारते हुए कहा, आई एम ए लेडी ऑफ डेजर्ट, यानी कि मैं रेगिस्तान की महिला हूं। ओ वेरी गुड, यू नो इंग्लिश? वह हंसी और बोली, इस रेत में बन्ना सा सब वेरी गुड ही हो गए। उसके रूप में एक जादू सा था जिसे राजबन्ना सा अपलक निहार रहे थे। वह यह पूछना ही भूल गए कि वह रो क्यों रही थी। तभी उसने कहा, राजबन्ना सा, आप किसे तलाशते हुए अपनी मंजिल से भटक गए हैं? ऐसा कहते हुए वह गहराई से मुस्कुरा भी दी। ओ यस, बताइए तो, आप रो क्यों रही थी? अच्छा, तो क्या आज वह फिर रो रही थी? मीन? कुछ नहीं विलायती बन्ना सा, आप नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझूंगा? आप ही तो रो रही थी। आपके रोने की आवाज के पीछे ही तो मैं यहां तक आया हूं। बन्ना साहब, अब मैं नहीं रो रही थी। मैं तो इसी टीले के पीछे वाले गांव में रहती हूँ। अपने बापू को खोजती हुई यहां तक चली आई हूँ। रात चांदनी सी पटी पड़ी थी तो उसे निहारने लगी। अच्छा, अगर आप नहीं रो रही तो फिर कौन रो रहा था? प्रश्न करते हुए राजबन्ना सा ऊंट से उतरकर उसके करीब आए और फिर से बोले, ये तो बताइए कि आप कौन हैं? बन्ना सा, इस रेत में ना जितनी गर्मी है उतनी ही सर्दी भी है। इसके गर्भ में न जाने ही कितनी प्रेम मिलन और विछोह की कहानियां दफन है। उसी में से एक कहानी है लाडली बाई साहब की। उसी की रोने की आवाज आपने सुनी होगी। लाडली?
ये कौन है? बन्ना सा, लाडली इसी रेत की कड़ी थी, कम सिन, सुंदर और हंसमुख। उसे क्या हुआ? अब कहाँ है? उस अभागन को एक बन्ना से प्यार हो गया था, बस यही उसकी खता थी। पर प्यार करना कोई खता तो नहीं लेडी डेजर्ट। गरीब का अमीर से प्यार दुनिया की सबसे बड़ी खता है बन्ना सा। और लाडली से बस यही अपराध हो गया था। बस इसी वजह से उसे अपना राजस्थान छोड़कर आसमान की राह लेनी पड़ी। किंतु उसकी रूह इसी रेत में जमकर रह गई है। जब भी पूनम की रात होती है, वह अपने विलायती बन्ना के लिए रोती है, तड़पती है, और जब भी उसे कोई विलायती बन्ना मिल जाता है, तब वह उसके साथ राज जरूर रचाती है। यू मीन आत्मा? हाँ, आत्मा। वह रही कहाँ जाती है? वह तो परमात्मा से मिल जाती है। इसे तो बस अधूरा प्रेम कहिए। खैर, जो भी हो, पर लाडली को ऐसी रात तो बहुत मुश्किल से मिलती है। ओके, क्या आप मुझे लाडली की पूरी कहानी सुनाएंगी? आप ना सुन सकेंगे। क्यों नहीं सुन सकोगे? सुनाओ, मैं सुन रहा हूँ। बन्ना सा, कहानी लंबी है। अभी आपके साथी आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे और आप अधूरी कहानी छोड़कर चले जाएंगे। नो लेडी नो, यू टेल मी एवरीथिंग अबाउट लाडली। ऐसा है तो फिर थामिए मेरा हाथ और अपने ऊंट को यहीं बांध दीजिए। आपको मेरे साथ टीले पर चढ़ना होगा, तभी आप कहानी की रूह को महसूस कर सकेंगे। ओके। राजबन्ना ने उसका बढ़ा हुआ हाथ जैसे ही थामा, वैसे ही छोड़ दिया। उन्हें लगा जैसे बर्फ की सिल्ली पर उनका हाथ पड़ गया। उनके मुख से अपने आप ही निकल पड़ा, ओ माय गॉड, आपका हाथ तो बहुत ठंडा है। कहा ना बन्ना सा, इस रेत में जितनी तपन है उतनी ही शीतलता भी है। हाथ तो आपका भी ठंडा है बन्ना सा, बस आपको एहसास नहीं हो रहा है। ओह, ऐसा है क्या? जी, ऐसा ही है। अब तो थाम लीजिए मेरा हाथ, नहीं तो विलायती बन्ना सा आप टीले पर चढ़ नहीं सकेंगे। राजबन्ना सा टीले पर बैठ गए तो उसने लाडली की कहानी कहनी शुरू करी। बन्ना सा, लाडली वह कली थी जिसकी पंखुड़ियां बस खुलना शुरू ही हुई थी कि उसे आपके बड़े भाई वीर बन्ना से प्यार हो गया। वीर बन्ना सा भी उसे दीवानों सा चाहते थे। उन्होंने आपके बापू साह से अपने दिल की बात भी कह दी थी। आपके बापू साह ने आपके भाई साह को खुली छूट देते हुए कहा, वह उसे जी भर के प्यार कर ले, वह उन दोनों का लगन करवा देंगे। वीर बन्ना सा अपनी खुशी का इजहार करने के लिए लाडली के पास पहुंचे तो वहां उन्हें बापू का अद्भुत उपहार मिला। चांदनी रात में कम उम्र प्रेमियों को रावटी के भीतर एक सुकून की रात बिताने की पूरी आजादी दे दी गई। कोई नहीं जानता था कि यह सब एक साजिश के तहत चल रहा है, ताकि बन्ना का दिल भी न टूटे और परिवार पर दाग भी ना लगे। पर दाग तो चांद के माथे पर भी है ना। दूसरी सुबह आपके बापू साहब ने अपने लिखे नाटक का दूसरा भाग खेला और आपके भाई साहब को यह समझा कर विलायत भेज दिया कि वह पढ़ लिख कर वापस आ जाए, तब तक लाडली उसकी देख रेख में रहेगी। बस 2 बरस की ही तो बात है। इधर वीर बन्ना सा विलायत गए, उधर लाडली को बड़े सरकार के कारिंदों ने यह कहते हुए नोच खाया कि बड़े घराने के ख्वाब देखने से रेत चंदन बनकर माथे पर न लग सकती। वीर बन्ना को जो खिलौना चाहिए था, वह उसे खेल कर ही विलायत गए हैं। हम उनके ही तो बासिंदे हैं। आज तक उनके ही खेले खिलौनों से जी बहलाया है, तो आज भी तो हम जी बहलाएंगे। उसके बाद लाडली ने इसी टीले से कूद कर अपनी जान दे दी। तब से जब भी कोई विलायती बन्ना इधर से गुजरता है तो वह रोती जरूर है। यह सुनकर राज बन्ना साहब ने कहा, वीर भाई साहब तो विलायत में ही बस गए हैं, वह तो खुद ही इस मिट्टी में वापस नहीं आना चाहते। आपके बापू साहब ने उन्हें वापस आने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कोई भी विलायती बन्ना जब यहाँ से जीवित ही नहीं जा सकता। कहते हुए उसने अपना हाथ राज बन्ना से छुड़ा लिया और वह टीले के उस पार की खाई में जा गिरे। इस वक्त पूरे चांद का दाग बहुत गहरा दिख रहा था। रोने की आवाज फिर से तेज होने लगी। धन्यवाद। हाँ, पूरा 9 भी बज गया है, मेरा दिया गया वक्त भी समाप्त हो गया है।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मेरे सुनाए हुआ का रसास्वादन किया होगा। बहुत धन्यवाद के साथ मैं स्ट्रीम यार्ड को समाप्त करती हूँ। ये बंद कहाँ थी?